बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से घर पे रह के हमें स्टडी करनी पड़ रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लास में हम ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट यानी कि व्यवसाय प्रबंध के बारे में स्टडी कर रहे हैं 12th में। जैसा कि आपको पता है कि अपने सिलेबस में 15 लेसन है और उन 15 लेसन को 9 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। 80 मार्क्स का एनुअल उसका जो 80 मार्क्स का एनुअल पेपर उसका होता है आपके, ठीक है। हम पहले ग्रुप की बात करेंगे। पहले ग्रुप जो है वो प्रबंध के बारे में है, मैनेजमेंट के बारे में है और इसमें 3 लेसन में ये डिवाइड किया हुआ है। पहले लेसन में प्रबंध की जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बताया जाएगा। उन बेसिक कंसेप्ट के अंदर जो आपको बेसिक चीजें हैं, जैसे प्रबंध का अर्थ है, प्रबंध की परिभाषाएं हैं, प्रबंध के उद्देश्य हैं, प्रबंध के महत्व है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन में प्रबंध के कार्यों के बारे में, उसके बाद में प्रबंध के क्षेत्र के बारे में, उसके बाद में प्रबंध की जो स्तर है उसके बारे में, इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो इनको हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस न करते हुए अपन इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक से, बेसिक से हम इसको शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि हम बात कर रहे हैं प्रबंध की मैनेजमेंट, और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी बिंदु को समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत उसके शाब्दिक अर्थ से यानी लिटरली मीन से की जाती है। दोनों शब्द हमारे सामने हैं। हिंदी में इसे प्रबंध कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसे मैनेजमेंट कहा जाता है। पहले हम हिंदी के शब्द का, प्रबंध का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। हिंदी का जो प्रबंध शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्र और बल, और इन 2 शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्रमशः होता है। प्र का मतलब होता है मजबूत और बंध का मतलब होता है बंध। तो प्रबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ है मजबूत बंधन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसी तरह से अंग्रेजी में जो मैनेजमेंट शब्द है, ये मैनेजमेंट शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला मैनेज और अगला है मैनेज। मैनेज इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था करना, व्यवस्था, और मैंट क्रिया के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, इसका अर्थ होता है करना। तो मैनेजमेंट का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यवस्था करना। तो ये तो हो गई शाब्दिक अर्थ की बात। यहाँ पे अब हम इसके भावार्थ की, या ऐसे कह सकते हैं इसके जो सार की बात करते हैं कि प्रबंध का मतलब क्या होता है, प्रबंध क्या चीज होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे प्रबंध आया कैसे, किस प्रकार से प्रबंध की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि प्रबंध का मतलब क्या होता है। तो प्रबंध को हम इसको शुरुआत करते हैं। प्रबंध को 4 बिंदुओं के माध्यम से बड़ी आसानी से और सरलता से समझा जा सकता है। पहला बिंदु होता है उद्देश्य।
पहला शब्द होता है उद्देश्य, पहला बिंदु है उद्देश्य। दूसरा बिंदु है प्राप्ति में किए कार्य। तीसरा शब्द है कार्यों की व्यवस्था। और अंतिम शब्द है उद्देश्य की कुशलतम प्रभावपूर्ण प्राप्ति। चार शब्दों में, चार बिंदुओं से हम प्रबंध के अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। पहला शब्द होता है उद्देश्य। उद्देश्य जैसा कि हम जानते हैं, उद्देश्य को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य, टारगेट। उद्देश्य का मतलब होता है कि हम अपने प्रयासों से जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वही हमारा उद्देश्य है। या ये कह सकते हैं कि हम आखिरकार जहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम अंततः जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वही हमारा उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यावसायिक कंपनी का ये उद्देश्य हो सकता है कि उसे वर्ष के अंत में 5% लाभ में वृद्धि करनी है। तो 5% कंपनी के लाभ में वृद्धि करना ये कंपनी का उद्देश्य है, लक्ष्य है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कंपनी द्वारा सभी प्रकार के कार्य वर्ष भर किए जाते हैं। तो उद्देश्य इस प्रकार से क्या हुआ, उद्देश्य एक प्रकार से केंद्र बिंदु है, एक सेंटर पॉइंट है इसका सभी कार्यों का। तो पहला उद्देश्य। दूसरा प्राप्ति में किए गए कार्य, यानी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं या किए जाने हैं वो कार्य हो गए। ठीक है। तीसरा कि जो कार्य किए जा रहे हैं या किए जाने हैं उन कार्यों को इस प्रकार से करना, इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से करना कि चौथा कि उद्देश्यों की प्राप्ति कुशलतम और प्रभावपूर्ण तरीके से हो जाए, यही प्रबंध है। अगर हम इसको इन चारों बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो इसकी एक सारगर्भित अर्थ और परिभाषा निकल के सामने आती है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित रूप से करना कि उद्देश्य कुशलतम और प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त हो जाए, ये क्रिया ही प्रबंध। तो ये एक बहुत आसान सी सरल सा इसका मतलब है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति में किए जाने वाले कार्यों की इस प्रकार व्यवस्था करना या इस तरह से करना कि उद्देश्य को कुशलतम और प्रभावपूर्ण तरीके से किया जा सके। जैसे कि मैनेजमेंट का शाब्दिक अर्थ भी व्यवस्था करना होता है। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से करना, ये काम प्रबंध कहा जाता है। और ये प्रबंध का एक सार्वजनिक अर्थ है। इसके अलावा प्रबंध के संदर्भ में बहुत से प्रबंध के विद्वानों ने अपनी बहुत सी परिभाषाएं दी हैं और उन परिभाषाओं के आधार के ऊपर भी हम इसे समझ सकते हैं। कुछ विद्वान हैं, जैसे सबसे पहली परिभाषा जो मैरी पार्कर फॉलेट ने दी है, मैरी पार्कर फॉलेट ने प्रबंध की बहुत ही सरल, आसान सी और सारगर्भित परिभाषा दी है कि प्रबंध क्या है, दूसरों से कार्य करवाना। मैरी पार्कर फॉलेट ने बहुत ही आसान शब्दों में प्रबंध को परिभाषित किया है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है,
अर्थात प्रबंधक वो है जो अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को दूसरे व्यक्तियों में उत्तरदायित्व के रूप में बांट करके उनसे अपने उद्देश्य या लक्ष्यों को पूरा करवाता है। यानी कि वो दूसरे लोगों से कार्य करवाता है, उन्हें कार्य के बारे में बताता है, कार्य की दिशा निर्देश देता है, कार्य करने के लिए वो उन्हें मोटिवेट करता है और मोटिवेट करते हुए वो उनसे कार्य करवाता है। तो इसलिए उन्होंने आसान शब्दों में ये कहा कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाना। इसी प्रकार से एक और परिभाषा जो कि लॉरेंस एप्ले की है, लॉरेंस एप्ले ने भी मैरी कॉर्कर फॉलेट की जैसे ही परिभाषा दी है, पर उन्होंने उस परिभाषा में थोड़ा बदलाव कर दिया। उन्होंने कहा है कि प्रबंध दूसरों के प्रयासों को परिणामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जैसे कि हमने देखा कि मैरी कॉर्कर फॉलेट ने कहा है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। वहाँ यहाँ वो कहती है कि दूसरों से कार्य करवाना प्रबंध है। लॉरेंस एप्ले ये कहते हैं कि दूसरों के प्रयासों को परिणामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यानी कि लॉरेंस एप्ले भी यही कहते हैं कि प्रबंध दूसरों से ही कार्य करवाना है, लेकिन उनके कार्यों को रिजल्ट में कन्वर्ट करना ये प्रबंध है। अर्थात प्रबंध को उन्होंने परिणामोन्मुखी अवधारणा के रूप में स्थापित किया है। सिर्फ कार्य करवाना ही काफी नहीं है, बल्कि वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए जो उद्देश्य लक्ष्य तय किया है उस उद्देश्य को प्राप्त करना प्रबंध होता है। इसी प्रकार से इसके संदर्भ में एक और विद्वान F.W. टेलर जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है, F.W. टेलर इन्होंने प्रबंध की वैज्ञानिक अवधारणा का प्रतिपादन किया कि वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंध की उन्होंने ये परिभाषा दी कि पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि आपको दूसरों से क्या करवाना है और उसके ये निर्धारित करना कि उस कार्य को सर्वोत्तम विधि और मितव्ययी तरीके से किस प्रकार से करवाया जा सके, यही प्रबंध है। यानी यहाँ पे उन्होंने ये माना है कि प्रबंध दूसरों से ही कार्य करवाना है, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें करवाना क्या है दूसरों से, हमें क्या काम करना है, और उसके बाद में उस काम को हम सबसे कम खर्चे में, सबसे कम मेहनत में और सबसे कम प्रयासों से, यानी कि कुशलतम तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं, ये सोचना ही। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कई विद्वानों की परिभाषाओं को जानने के बाद हम ये समझते हैं कि प्रबंध जो है वो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उद्देश्य कुशलतम और प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ ये दो शब्द जुड़े हैं, कुशलतम और प्रभावपूर्ण। कुशलतम इसे एफिशिएंसी कहा जाता है और प्रभावपूर्णता इसे इफेक्टिविटी कहा जाता है। और कुशलतम और प्रभावपूर्णता ये किसी भी कार्य के उद्देश्य और उस उद्देश्य के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण शब्द है। इनका मतलब क्या है ये जानते हैं। कुशलता किसी भी कार्य को न्यूनतम समय, श्रम और खर्चे में या लागत में प्राप्त करने का नाम है। यानी जब हम किसी लक्ष्य को बहुत कम खर्चे में, बहुत कम समय में और बहुत कम परिश्रम में प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्य को कुशलतम तरीके से किया गया कार्य कहा। और प्रभावपूर्णता
ये इफेक्टिविटी यानी इफेक्टिविटी पूर्णता का परिचय है। पूर्णता का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेना प्रभावपूर्णता कहा जाता है। और किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में दोनों का ही होना आवश्यक है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों के बिना किसी भी उद्देश्य की संपूर्ण प्राप्ति संभव नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को ये लक्ष्य दिया गया है कि उसे एक दिन में 120 इकाइयां निर्मित करनी है। तो यहाँ पे उस कर्मचारी का लक्ष्य क्या होगा? एक दिन में 120 इकाइयों का निर्माण करना। और उसकी लागत तय कर दी गई है कि उसकी लागत अधिकतम 10 रुपए प्रति इकाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 10 रुपए प्रति इकाई के अंदर उसे 120 इकाइयों का एक दिन में उत्पादन करना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर वो कर्मचारी एक दिन में 120 इकाइयों का निर्माण पूरा कर लेता है, लेकिन उसकी जो लागत है वो 10 रुपए प्रति इकाई के बजाय 11 रुपए प्रति इकाई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे उसके कार्य को प्रभावपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि उसने अपना कार्य तो पूरा कर लिया, लेकिन उसका जो खर्चा है वो अधिक आ रहा है। वो कार्य कुशलतम नहीं है, उसकी लागत अधिक आ रही है। ये जो लागत की अधिकता है 1 रुपए अधिक, ये उसके कार्य की कुशलता की कमी कही जा सकती है। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर उसने 120 इकाइयों की जगह एक दिन में 100 इकाइयां निर्मित की है। निर्माण उन्होंने 100 इकाइयों का किया है, लेकिन लागत जो है वो 9 रुपए प्रति इकाई आई है। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति में उसके कार्य को कुशलतम तरीके से किया गया कार्य कहा जा सकता है, लेकिन प्रभावपूर्ण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो लक्ष्य कर्मचारी को दिया गया था वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। लक्ष्य यहाँ पे था 120 इकाइयों का, उत्पादन हुआ है 100 इकाइयों का। तो ये जो 20 इकाइयों की कमी या अंतर है, ये उसकी कार्य की पूर्णता में कमी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी कार्य को, किसी काम को, किसी टारगेट को बहुत कम खर्चे में, समय में, मेहनत में अचीव करना, ये कुशलता है। और किसी कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करना प्रभावपूर्णता है। और उद्देश्य प्राप्ति में दोनों ही बातों का होना आवश्यक होता है। तो इसलिए प्रबंध जो है वो किसी भी उद्देश्य लक्ष्य को प्रभावपूर्ण और कुशलता तरीके से प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अब जैसा कि हम अर्थ के बारे में, परिभाषाओं के बारे में समझ चुके हैं, तो इसकी हम ब्रीफली थोड़ा सा साधारण तरीके से ये जान लेते हैं कि ये प्रबंध शुरुआत कब से हुई, कैसे। जैसा कि हम ये जानते हैं कि प्रबंध कार्यों की व्यवस्था करना है, यानी हम जब किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करवाते हैं या कोई उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोग मिलकर काम करते हैं, तो वो प्रबंध कहा जाता है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि प्रबंध जो है वो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शुरू हुआ है। प्रबंध आज की कोई नई चीज नहीं है, आधुनिक काल में जन्म लेने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव सभ्यता के साथ ही चल रहा है। जब से मानव समूह में रह करके कार्य करना उसने शुरू किया है, सामाजिक रूप से उसने जीना शुरू किया है, तब से ही प्रबंध देखने को मिला। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि मिस्र के पिरामिड, जो कि तकरीबन आज के 5000 वर्ष पूर्व निर्मित किए गए थे। मिस्र के पिरामिडों की बात अगर हम करें तो हम ये देखते हैं कि उन मिस्र के पिरामिडों का आकार बहुत बड़ा है, तकरीबन 50 मीटर, 60 मीटर, कई पिरामिड तो उससे भी बड़े हैं। और उन पिरामिड्स की निर्मित करने के अंदर जो पत्थर काम में लिए गए हैं वो कई टन के, कुछ पत्थर तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, सैकड़ों टन के पत्थर काम में लिए गए हैं। उन पत्थरों को दूर दूर से कई
सैकड़ों मील दूर से गाँव से काट करके लाया जाता था। ना किसी प्रकार की कोई आधुनिक मशीनें थी, बैलगाड़ियों के ऊपर और अन्य मशीनों, अन्य जो साधन थे उन्हीं के ऊपर उन पत्थरों को लेकर के आया जाता था, उनको काटा भी जाता था। और उन मिस्र के पिरामिडों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि उन पिरामिड्स को बनाने में पत्थरों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखा गया है कि उन पत्थरों में ना तो किसी प्रकार का कोई गैप या अंतर है, आप उसमें कोई पिन भी नहीं डाल सकते हैं, और इतना बारीकी से उन्हें निर्मित किया गया है कि उनमें किसी प्रकार का भी कोई अंतर भी देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से आज के आधुनिक जो निर्माता है वो भी ये कहते हैं कि इस प्रकार की जो कलाकृति है वो आज के समय में भी निर्मित नहीं की जा सकती। तो क्या हम ये सोचते हैं कि इतना बड़ा काम जिसमें हजारों लाखों लोग लगे हुए थे, कई सालों तक इस प्रकार का निर्माण हुआ, कई सैकड़ों मील दूर से पत्थर लाए गए, उनको काटा गया, एक के ऊपर एक रखा गया, लोगों को एकजुट किया गया, ये काम बिना मैनेजमेंट के हो सकता था? बिल्कुल नहीं, ये काम बिना मैनेजमेंट के बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो हम ये देखते हैं कि प्रबंध जो है वो आज का नहीं है, बल्कि प्रबंध पुराने समय से ही कर सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा है। इसलिए ये कहा जाता है प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध सब जगह है, प्रबंध सभी जगह किया जाता है, हर एक क्रिया में प्रबंध व्याप्त है। तो इसलिए प्रबंध को आज की प्रक्रिया न मान करके, आज का कार्य न मान करके प्रारंभ से मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शुरू होने वाला कार्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने दो चीजें यहाँ पे जानी। पहली बात कि प्रबंध होता क्या है, प्रबंध की परिभाषा के बारे में, प्रबंध के अर्थ के बारे में हमने जाना। दूसरी बात हमने यहाँ पे ये जाना कि प्रबंध का प्रारंभ, प्रबंध की शुरुआत किस प्रकार से हुई, प्रबंध के इतिहास के बारे में हमने